हेलो बच्चों, आज आपका क्लास 9th का पहला सक्सेस टेस्ट सीरीज का टेस्ट हुआ और मुझे पता है आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। फिर भी अगर आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो ये सॉल्यूशन वीडियो में लेके आ रहा हूं आपके फर्स्ट टेस्ट की। तो बड़े ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को देखना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जिस क्वेश्चन में आप अटके, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और अपने आप आंसर भी सबके चेक कर लीजिए और अपना एक लगाइए कि आप कितना स्कोर इस बार कर रहे हैं और कितनी मेहनत आपको नेक्स्ट पेपर में करनी है बच्चे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बच्चे बड़े ध्यान से आप देखना, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ध्यान से। अब देखो बेटा, उसने क्या बोला, इन फिगर ए बी जो है, ए बी आपका ये हो गया, ये जो है ए बी है, ए बी जो है वो पैरेलल है एच एफ के, ये इसके पैरेलल हो गई। जब ए बी इसके पैरेलल हो गई तो मेरे बच्चे ये एंगल जो था ये था आपका 28 जो गिवन था क्वेश्चन में, तो ये वाला एंगल भी 28 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, और ये वाला एंगल जो है ये आपका 72 डिग्री है बेटा, है ना। और अगर देखा जाए जब ये 72 डिग्री है तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, तो 28 प्लस बीच वाला एंगल आपने x मान लिया, मान के चलो 72 इक्वल टू 180 डिग्री बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस का 100 इक्वल टू में 180 डिग्री, तो आपका x जो है वो कितना आ गया 80 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है, बीच वाला एंगल, ये आपका 80 डिग्री आ गया बच्चे। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। यहां पर ये वाला लाइन, ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। उसने बोला है जो DE है वो FG के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अगर 80 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 80। तो आपको निकालना था FDE, मतलब FDE ये वाला एंगल आपको निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ऊपर वाला नहीं निकालना, ये निकालना था, तो उसका हो गया होगा, ऑप्शन आपका बी रहेगा इसका 80। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैंने आपका फर्स्ट का आंसर बता दिया है, बी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी जो है वो परपेंडिकुलर पॉइंट पी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस वो 5 यूनिट है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो लाइज कर रहा है ऑन द नेगेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पे कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। ये आपके पास आपने बनाया एक क्या, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, अब एक पॉइंट पी है, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है बच्चे, पॉइंट पी की। और कहां से, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई इन द नेगेटिव डायरेक्शन, देन द पॉइंट पी के जो हमें कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। अब पॉइंट पी में जो कोऑर्डिनेट्स होगा, सपोज करो ये कोई पॉइंट पी है, इसमें एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी जो गिवन नहीं है, और y की वैल्यू -5 आपकी आएगी। अगर अच्छा सपोज करो वो नीचे से भी आ जाए, चाहे पॉइंट पी यहां पर हो जाए, यहां भी x की वैल्यू कुछ होगी, हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू तो -5 ही होगी बच्चे। तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन सी, कि जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका -5 रहेगा ओनली, बाकी x कुछ भी हो सकता है। उन्हें पॉइंट p का सिर्फ, देन पॉइंट p हैज y कोऑर्डिनेट कि जो कितना रहेगा -5 ओनली। ठीक है जी, ऑप्शन इसका बी रहने वाला है बच्चे। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की हम बात करेंगे, x इक्वल टू 2/3 प्लस का √7। ठीक है जी, अब उसके बाद उसने बोला x -3 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहले आपका रूट है तो रेशनलाइजेशन कर लीजिए, 2 इंटू में 3 माइनस का √7 अपॉन में 3 माइनस का √7 बेटा, और 3 प्लस का √7। यहां पर नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी। जब आप उस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बच्चे। ठीक है जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखिएगा, तो x इक्वल टू 3 माइनस √7 अपॉन में बेटा 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आ गई 3 माइनस √7 बेटा। ठीक है जी, मतलब सॉल्व करके रेशनलाइजेशन करके हमें निकालना था x माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस √7 -3 का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया। जब आप -√7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन रहने वाला है वो है बच्चे डी आपका। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। उसने बोला है जो ए बी है, ये लाइन है ए बी, आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी चेक कर सकते हैं। ये लाइन है बच्चे आपकी सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये लाइन हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, है ना।
तो उसने पूछा y की वैल्यू बताना है। अच्छा यहाँ पे 3 एंगल थे आपके, y, 2y और y, और ये था 5y। तो ये अच्छा दोनों कैसे हो गए, कोइंटीरियर एंगल। तो जब ये कोइंटीरियर हो गए, जब ये कोइंटीरियर हो गए तो मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो y प्लस का 2y प्लस का y, ये तो एंगल हो गया ये वाला पूरा एंगल b, और प्लस एंगल d हो गया बच्चे 5y, दोनों का सम 180 डिग्री। तो ये हो गया 9y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई मेरे बच्चे 20 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, चले हम, चलिए यहां तक आप देख लीजिए अपना कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चे, आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपना सॉल्यूशन भी देख सकते हैं इसका, या लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है उसने, एक आपका ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें आपका जो एंगल ए है वो है बच्चे आपका 30 डिग्री, एंगल बी जो है बच्चे वो आपका है 40 डिग्री, और एंगल जो सी है बच्चे वो आपका 110 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के 3 मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, एक मिड पॉइंट ये रहा, एक मिड पॉइंट ये रहा, एक मिड पॉइंट ये रहा। इन तीनों ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया गया। अब इस जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनाया गया, इसके क्या निकालने एंगल्स मेरे बच्चे, इसके एंगल भी होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, और मेरे बच्चे 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये वाला जो ट्राइंगल होता है, कौन सा देख लीजिए, ये वाला जो ट्राइंगल है जिसमें मैं सर्कल बना रहा हूं, ये इस वाले ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये वाला ट्राइंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ये वाला ट्राइंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो मिड पॉइंट से बने हुए एंगल के ट्राइंगल के एंगल्स बराबर होते हैं उस एंगल के, उस ट्राइंगल के एंगल्स के बराबर बच्चे। ठीक है जी, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन ही सी बच्चे इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम चलेंगे बड़े ध्यान से। द एरिया ऑफ द फिगर ए बी सी डी बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है जी, अब इसमें आपकी ये फिगर आपकी बनी हुई है ऐसे। ठीक है जी, ये इसमें फिगर है, या आप बना सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बच्चे आपका ये बी है, ये पॉइंट आपका सी है, थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, ये पॉइंट आपका सी है यहाँ पर, और ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है जी, ये ऐसे फिगर आपकी इसमें बनी हुई है। ठीक है, ये ऐसे फिगर आपकी इसमें बनी हुई है, ये ऐसे। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है। अब अच्छा देखो, फिगर के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल बन रहा है। जब ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे बच्चे 5, 1, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे बच्चे 5, 6, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा -1, 6। ठीक है, अब यहां से देखो, ये इधर 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 से ही, यहां से 1 यूनिट है, इधर से 5 यूनिट है, टोटल कितना यूनिट हो गया 6 यूनिट। ये हो गए बच्चे टोटल 6 यूनिट। यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की हो गई 6 यूनिट। अब यहां से देखो जरा ऊपर ऊपर अगर हम चलें तो ये यहां से 1 है, पूरा 6 है, तो यहाँ ये बचेगी 5 यूनिट्स। तो टोटल एरिया हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, आंसर इज 30। तो 30 स्क्वायर यूनिट, और जिसका ऑप्शन आपका रहने वाला है बी आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलेंगे। उसने बोला इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग द टू पैरेलल लाइंस इन द, टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग द टू पैरेलल लाइंस इन द रेशियो इज 2:3। मतलब वो कह रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसके जो दो अंदर के जो एंगल्स हैं कोइंटीरियर, वो एक रेशियो में है 2:3। अच्छा इन, तो ये एंगल हमने मान लिया 2x हो गया, ये 3x हो गया, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स। तो 5x इक्वल टू मेरे बच्चे 180 डिग्री। तो यहां से x आपके पास आ गया 36 डिग्री। जब 36 आ गया तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा 3x। तो 3 इंटू 36 कितना हो गया बच्चे आपके पास 108। तो आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा सी बच्चे, सी आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको कोई अपने सॉल्यूशन लिखने हैं, चेक करने हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हो, साथ के साथ सोल्व भी कर सकते हैं घर जाके। ठीक है जी, अगर आप घर पे देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
सेंटर से ही बाहर निकल के देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने आंसर चेक कर लो भाई, घर जाके दोबारा करवा लेना, दोबारा कर लेना। अगर फिर भी डाउट्स हैं तो मुझसे क्लास में समझ लेना, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया। अब इस पेपर से ये भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके चैप्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और कितने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेपर की उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है। तो हर चीज को पॉइंट आउट करते चलो कि ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक वीक है, एमसीक्यू वीक जा रहे हैं, एमसीक्यू कैसे करने हैं, सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलेंगे। इफ a, b, c आर द पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 5 3 1 2 5, a की पावर 10, b की पावर 5 और c की पावर भी शायद 10 है ना। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं होल पावर 1/5। 3 1 2 होता है 5 की पावर 5, a की पावर 10, b की पावर 5, c की पावर 10 और उसकी होल पावर हो गई 1/5। पावर की पावर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 की पावर 5 उसकी होल पावर 1/5, a की पावर 10 उसकी होल पावर 1/5, b की पावर 5 उसकी होल पावर 1/5, c की पावर 10 उसकी होल पावर 1/5। अच्छा, पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 आ गया, 5 2 जा 10, a स्क्वायर, 5 से 5 कट गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10 हो जाएगा बच्चे, c की पावर 2। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा इसका, जिसमें आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 5a स्क्वायर b c स्क्वायर, ठीक है बच्चे। चले हम आगे, चलिए जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे 9 की तरफ। उसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ ए बेस, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3r, जो रेडियस है वो 3r है, हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, वॉल्यूम निकालना है। ये तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। इसकी रेडियस जो है वो 3r है, उसने कहा जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, तो जो हाइट है वो भी रेडियस के, तो h बराबर 3r हो गई। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई, आर कितना था 3r का स्क्वायर, इनटू में ये कितनी है 3r बच्चे, तो 1/3 पाई 9r स्क्वायर इनटू में 3r, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू 9 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। ऑप्शन आपका आ गया, ऑप्शन इज डी 9 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। यहाँ तक अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। फिर भी अगर आपके कम क्वेश्चंस नहीं सही जा रहे हैं तो प्रैक्टिस और बढ़ाइए एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं रिवीजन में, ठीक है जी। चलें हम, चलिए तो हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। आप अपने सॉल्यूशन आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, दोबारा सोल्व करके देख सकते हैं। ए स्पेयर इज प्लेस इनसाइड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक स्पेयर को प्लेस करा गया राइट सर्कुलर सिलेंडर में, मतलब ये एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक स्पेयर को प्लेस कर दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा फिगर समझ गए होंगे आप, एक सिलेंडर को प्लेस कर दिया गया और अप टू ब्रिम, ब्रिम मतलब है कि मतलब ऊपर भी टच कर रहा है नीचे भी कर रहा है सिलेंडर को, ठीक है ना। उसने बोला है द सिलेंडर मतलब सिलेंडर सो द टच द टॉप बेस एंड द लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब वो साइड को भी टच कर रहा है, टॉप को भी टच कर रहा है, बॉटम को भी टच कर रहा है स्पेयर। इफ द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज आर, अगर रेडियस जो है स्पेयर की अगर वो आर है तो भाई सिलेंडर की रेडियस भी आर ही होगी बच्चे, सेम ही होगी। एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो स्पेयर के डायमीटर के बराबर हो जाएगी, तो आर हो गया बच्चे आपका, हो गया ना बच्चे। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर रेडियस आर ही है, एच कितना हो गया 2r, तो ये आपका कितना हो गया 2 पाई आर क्यूब, जिसमें आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ई सी बच्चे, ये आपका ऑप्शन हो, ठीक है जी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अब हम चलेंगे। इन फिगर में टीपी पैरेलल है बी क्यू के, आप अपने पेपर में भी देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाइए, सीपी जो है सीपी पैरेलल है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस x की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ आपका बना हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये है आपके पास कितना है 105 है, कितना है मुझे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा,
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना है, पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी, एक बार फिर भी देख लेंगे। ये शायद 10 कितना है, दिख नहीं रहा बेटा मुझे यहाँ पे, तो मैं एक बार पेपर में चेक कर लेता हूँ कितना है, मुझे स्क्रीन में साफ नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है ना, लाइट पड़ती है ऊपर से तो चमक नहीं आता है। तो एक बार अगर हम इसे चेक करें तो ये आपका है कितना, ये आपका है 105 और ये 25 है ना, ये आपका है 105, ये है आपका 105 और ये है आपका 25, ये वाला एंगल है 20, ठीक है जी। उसने एक्स निकालने के लिए पूछा है। अच्छा देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ाऊंगा इसको, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इधर वाला एंगल भी हो जाएगा आपका 105 बच्चे, ठीक है जी। तो ये अब समझो पहले बड़े ध्यान से, जब ये 105 हो गया तो 105 प्लस 25 टोटल कितना हो गया 130 डिग्री, तो इन दोनों का सम 130 डिग्री, तो एक्स एंगल के बराबर हो गया एक्स के बराबर हो गया, अरे एक्स के क्या हो गया बराबर, तो इसका ऑप्शन इज ए आपका आ जाएगा 130, ऑप्शन रहेगा इसका ए आपका, क्वेश्चन नंबर किसका बच्चे 11 का। चलिए जी हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। उसने बोला है लेट एल बी द लोअर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एल जो है वो लोअर लिमिट है, एल जो है वो आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और जो मेरे बच्चे एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम जो है वो मिड पॉइंट है, एंड द अपर क्लास लिमिट निकालनी है आपको, अपर क्लास लिमिट निकालनी, ठीक है बेटे बच्चे। तो बेटा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2m इक्वल टू एल प्लस यू, तो यू बराबर आ गया 2m माइनस एल, जिसका में आपका ऑप्शन रहने वाला है सी बच्चे इसका, ठीक है जी। चले हम क्वेश्चन नंबर 13, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि कुछ बच्चे छोड़ के भी इसको आए होंगे, और क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 उसने बोला है एच एस एंड वी, एच डिनोट कर रहा है हाइट को, एस डिनोट कर रहा है सी एस से ऑफ किसका कोन का, और वी डिनोट कर रहा है उसके वॉल्यूम। ये हमने बनाया है कोन, ठीक है बेटा, ये इसकी रेडियस है आर, ये इसकी हाइट है और इसकी स्लैंट हाइट है। अब उसने बोला जो एच है वो हाइट है, एस जो है एस हो गया पाई आर एल, वी हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चे। अब उसने बोला इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, 3 पाई वी एच क्यूब, ठीक है, माइनस एस स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस का 9 वी स्क्वायर, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना, 3 पाई वी की वैल्यू कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एच क्यूब, ठीक है बेटा, जो था इसमें एस कितना हो गया पाई आर एल उसका स्क्वायर डॉट एच स्क्वायर 9 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर, यहां से 3 से 3 कट गया, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, यहां पे करेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां पे हो गया 9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, पूरे में से कुछ कॉमन है, पूरे में से कुछ कॉमन है, पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया, पूरा क्वेश्चन आर और एच में चल रहा है तो एल को भी ब्रेक कर लो, एल क्या होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 एच स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे आर की पावर 4 से ये कैंसिल, आर स्क्वायर से एच की पावर 4 कैंसिल, सारा कैंसिल, पाई स्क्वायर इंटू 0, आंसर इज 0, तो आपका ऑप्शन रहने वाला है इसका 0, बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गया, तो आराम से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर भी अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको दोबारा
करने की जरूरत है तो आराम से इसको करके देखिए। आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि यही आपका क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन और भी होते हैं क्लास में करने के लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो हम जानते हैं पाई एक रेशनल नंबर होता है और 22/7 इज रेशनल नंबर होता है, तो ऑप्शन इज डी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब हम चलेंगे। उसने बोला एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। तो यहां से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, यहां से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये आपका एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया। अब उसमें बोला है कि जो ए है, जो बी है, सी है, डी है, एक पैरेललोग्राम आपके पास है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, और डी ई एंड ए बी को प्रोड्यूस करा। पहले डी को प्रोड्यूस करा यहां से, यहां से डी को प्रोड्यूस करा पहले यहां से, ठीक है जी। यहां से ऐसे, ओहो सीधी लाइन मतलब जा नहीं रही है, लेनी पड़ेगी हमें। अच्छा जी, ये हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे ई, और डी ई ये आपका हो गया। डी को प्रोड्यूस करा आपने, ए बी को भी प्रोड्यूस करा एफ तक, ये आपने प्रोड्यूस कर, ठीक है बच्चे। और डी जो है वो, जो ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गया, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकल अपोजिट, ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है जी। और ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ठीक है जी। तो जब ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल हो गया तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, तो डी सी बराबर हो जाएगा बी एफ के, ठीक है सर। जब डी सी बी एफ के बराबर हो गया, अच्छा जी, और ए बी किसके बराबर है, डी सी के, हो गया जी। वैल्यू किसकी निकालनी थी आपको, ए एफ की। अच्छा, जो ए एफ है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ए बी प्लस बी एफ के। तो ए एफ इक्वल टू, अच्छा बी एफ किसके बराबर है, डी सी के आ गया, और डी सी किसके बराबर है, ए बी के। तो ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी। ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ऑप्शन इस रहने वाला इसका बी, बी आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। क्या आगे बढ़े बच्चे, चलिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन शिफ्ट कर दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अब हम चलेंगे। उन्होंने बोला ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल डी सी के, एम और एन आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है जी। तो पहले हम एक ट्रिपेजियम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रिपेजियम है, आराम से समझना क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से। अब इसमें जो इसकी नेमिंग है वो हम कर लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है, इसके मिड पॉइंट है किसी दो के, है ना। और ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ये दोनों पैरेलल हैं। और एम और एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड किसके, मेरे बच्चे किसके हैं भाई, किसके, बोलो यार किसके हैं, किसके हैं, किसके हैं, किसके हैं, ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है जी। किस किस के मिड पॉइंट है, एडी का जो मिड पॉइंट है वो एम है, और बीसी का जो है वो एन है। तो वैल्यू निकालनी है, उसने बोला है जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है, जो डीसी है, नहीं है डीसी, एम एन गिवन है, एम एन 14 है टोटल, तो एम एन 14 है, ठीक है। चलो जी, पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे हम, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां से, बड़े ध्यान से समझना, ये लाइन हमने एक ड्रॉ कर दी यहां से, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से, इसके हिसाब से यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं, कोई पी ले लेते हैं, चलो पी ले लेते हैं, बाय यूजिंग द मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, एम जो है मिड पॉइंट है और ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, जब मिड पॉइंट को दो लाइन करेगी तो ये इसके पैरेलल ही रहेगी, ये इसके पैरेलल है। तो जो एम पी है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, तो एम पी बराबर हो गया हाफ इंटू ए बी कितनी है 12, तो एम पी कितना हो गया 6, और पूरा एम एन 14 थी तो ये हो गई आपकी 8। अब ऐसे ही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से, मतलब ये इसके पैरेलल है
तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी तो ऐसे पी एन बी बराबर हो जाएगी हाफ ऑफ डी सी। तो पी एन आपको गिवन है 8, 1/2 इंटू डी सी, तो डी सी इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर। डी सी आपको निकालना था तो क्वेश्चन आपका आ गया डी। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है हमारे पास इसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, कि वो मिड पॉइंट से जा रही है, उसके पैरेलल है तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। जब बाइसेक्ट करेगी तो ये इसके हाफ के भी इक्वल भी होगी। ठीक है ना। आगे बात समझ में पक्का। चले चलिए जी पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अब हम बढ़ेंगे। उसने बोला है द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 5,2। अब समझिए बड़े ध्यान से, ये कोई पॉइंट है 5,2, इसकी मिरर इमेज निकालनी है पहले इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज ये आ गई। तो ये कितनी हो गई बच्चे, 5,-2। उसका नाम है पॉइंट क्यू। अब उसने बोला इस क्यू की एंड द इमेज ऑफ द क्यू। अब क्यू की इमेज निकाल दो वाई के रेस्पेक्ट में। वाई के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज हो गई बेटा आर, और यहां का कोऑर्डिनेट हो गया -5, -2। द कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालना है। ऑप्शन इज बी आपके पास ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है जी चले हम चलिए। तो यहां तक आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से। ठीक है अब मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर इसकी 18 की। वैसे मैंने यहाँ पे अगर आप चाहो तो आराम से दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है जी कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए आ जाइए। चलिए बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की आगे। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या क्या आंसर्स हमारे सही हैं। मैं मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पेपर आप दे के आए हैं तो हम फटाफट जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इन द फिगर 1 शो द बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज ऑफ द गर्ल्स इन द 2014 to 2017 विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वाज मोर। सबसे ज्यादा डिफरेंस कब है, तो आप निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉयज में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो आपका ऑप्शन डी में आएगा 1.4 के आसपास। इसका ऑप्शन डी आपका रहेगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉयज में से नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या कर दो माइनस, ये नंबर ऑफ बॉयज है ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, माइनस करते चले जाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है चले बच्चे अब हम नेक्स्ट चलेंगे असर्शन और रीजन की तरफ। बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जब पॉइंट है -7,0 के एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, वहां पर लाई करेगा। आगे कह रहा है ऑर्डिनेट ऑन द एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है जी वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, इस पे जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब समझते हो ना, ऑर्डिनेट मतलब वाई का जो पॉइंट है वाई एक्सिस, क्या वो हमेशा ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या वो पॉजिटिव रहेगा, नहीं बेटा। इस वाई एक्सिस पे एक चीज कंडीशन रहती है बस, एक्स क्या रहता है 0, वाई क्या हो सकता है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो का ऑप्शन हो गया इसका असर्शन इज ट्रू है और रीजन इज फॉल्स है। ऑप्शन इज सी आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अब हम करेंगे भाई बड़े ध्यान से। ऐसे ही जो एब्सिसा होती है ऑन एक्स एक्सिस वो कैन बी एनी रियल नंबर हो सकती है, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है, वाई हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस पे जो वाई होता है वो कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है और एक्स जो होता है वो हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 इन ए रोम्बस ABCD डायगोनल्स AC बाइसेक्ट द एंगल A एज वेल एज एंगल B। ठीक है जी अब ये आपके पास एक रोम्बस है, ये हम आपके पास एक रोम्बस बना लेते हैं। चलो एक रोम्बस हमने बनाया ये आपके पास। ठीक है जी ये A यहां से ले लेते हैं A B C D। डायगोनल जो है वो एंगल A और एंगल C को एज वेल एज बाइसेक्ट कर रहा है, उसने बोला, और वो करता भी है क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है जी तो डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ठीक है जी वो बात ट्रू है। जो डायगोनल ऑफ रोम्बस है वो एक दूसरे पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, तो तब भी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
इसका आपका ऑप्शन रहेगा ए बच्चे। तो 20 का ऑप्शन है ए और 19 का ऑप्शन है आपका सी। ठीक है जी, तो यहां तक आपका सेक्शन ए आपने चेक कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की बच्चे। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से समझना सेक्शन बी को, आराम से हम क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी के। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21। उसने क्या बोला है, सिंप्लीफाई। पहला सिंप्लीफाई करना है 81 की होल पावर 1/4, 8 इंटू में 216 की होल पावर 1/3 प्लस 15 इंटू में 32 की पावर 1/5 और बच्चे प्लस 225 की होल पावर 1/2 बच्चे। ठीक है जी, इसे बोलेंगे हम 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 1/4, 8 इंटू 6 की पावर 3 उसकी होल पावर 1/3, 15 इंटू 2 की पावर 5 उसकी होल पावर 1/5 और बच्चे इसको हम बोलेंगे 15 का स्क्वायर उसकी होल पावर 1/2। पावर की पावर में मल्टीप्लाई तो 4 से 4 कैंसिल, 3 आ जाएगा। यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 6 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 2 30 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 15 हो जाएगा। तो 3 माइनस 48 प्लस 45, तो माइनस का 45 प्लस का 45, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहने वाला है 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप आराम से अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए जी, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 की। उनने क्या बोला है, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस, कौन कौन सा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है वो बताना है। ठीक है जी, -2, 4 आपका लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, 3, -1 आपका लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, -1, 0 आपका लाई कर रहा है बच्चे एक्स एक्सिस पे, और भाई आपका 1, 2 आपका लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -3, -5 आपका लाई कर रहा है मेरे बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चलेंगे, बड़े ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है जी, चलिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ से जरा शिफ्ट यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन है 22 का, सॉरी, इस आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अगर आप कहो तो मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, ये है आपका 22 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। उसने बोला इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, उस एंगल को एक्स मान लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 - x। उसने बोला है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 90 माइनस जो x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका जो 90 - x है, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है, इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ इट्स थ्राइस, इसकी थ्राइस का सप्लीमेंट, मतलब इसका थ्राइस कितना हो जाएगा 136, सॉरी 3x, उसका सप्लीमेंट 180 - 3x इसके बराबर है, प्लस का 3x इक्वल टू में 90, तो 2x बराबर कितना हो गया मेरे बच्चे 90, x बराबर कितना हो गया 45, तो एंगल इज 45। एंगल कितना होगा 45 बच्चे। ठीक है जी, चले हम, यहां तक आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 24 की। उसने बोला है कि प्रूव दैट करो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एक पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, पहले हम क्या बनाएंगे पैरेललोग्राम।
ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसकी हमने सुंदर सी नेमिंग कर दी, ए बी सी डी। ठीक है जी। उसने बोला जो इसका डायगोनल है, जो इसका क्या है, एक डायगोनल, ये इसका एक डायगोनल है, इसको डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है जी। और आपको टू प्रूफ में क्या करना है, ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, ये लाना है। अब हम करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल, ये थ्योरम है, मैंने आपको क्लास में करा रखी है। इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन आप अपने आप लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब वो देखो ए बी बराबर होगा डी सी के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। और ए डी बराबर होगा बी सी के, सेम रीजन रहेगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ए सी बराबर हो गया ए सी, ये चीज आपका क्या आ गया, कॉमन। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के बाय एस एस क्राइटेरिया से। तो मतलब पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है जी। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम सॉरी 24, अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि हम पहले सेक्शन यहीं पे पूरा खत्म कर देते हैं। तो 25 क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। 25 यहाँ पे आप देख लीजिएगा बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इसकी हाइट, ये बहुत आसान छोटा क्वेश्चन दिया था हमने ताकि कुछ बच्चे कर लें। जो रेडियस है वो है बच्चे इसकी 6 और जो हाइट है वो उसकी h, क्वेश्चन में गिवन है r जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जो हाइट जो है बच्चे वो 7 सेंटीमीटर है। इसका क्या निकालना था, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू में 6 का स्क्वायर इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू में 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 2 12 हो गया आपका, 3 से 36 डिवाइड हो गया। तो 22 इंटू 12 हम कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा 12 2 या 24, 12 2 या 24, तो 264 मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां तक सेक्शन बी आपका खत्म हो गया है। आराम से एक क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपके नहीं हुए हैं उनको दोबारा प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेक्शन सी की, है ना। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखना, अब तुम कैसे करके आए हो कैसे नहीं। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 को पहले हम देखेंगे। उसमें उसने क्या बोला है, दो लाइंस हैं, एक कौन कौन सी है, एक AC है और एक BD है। ये दो लाइंस है, एक लाइन AC है और एक लाइन आपकी BD है। ये दो लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पर। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पर। ये वाला जो पॉइंट है वो O है, O पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल AOB, पहले इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये जो दो लाइंस हैं इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये है आपका AO और C, एक AC है लाइन और एक है BD, ये दो लाइंस हैं। अब एंगल AOB, ये वाला एंगल, और एंगल BOC और एंगल BOC, ये वाला एंगल का जो रेशियो वो 2:3 है ना। तो लेट द रेशियो B, आपने क्या मान लिया x, तो एंगल AOB कितना हो गया 2x और एंगल BOC कितना हो गया बच्चे 3x। ठीक है जी। अब इन दोनों एंगल का जो सम है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल AOB प्लस एंगल BOC वो आपके पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है मेरे बच्चे। ये कितना हो गया 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू में बेटा 180, तो x इक्वल टू में कितना आ गया 36 डिग्री। अब उसने पूछा है कि आपको फाइंड करना है एंगल COD। अब जो एंगल COD है क्या वो बराबर होगा एंगल AOB के, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल सीओडी जो है वो आपके पास कितना है 2x, एओबी जो है वो 2x है, तो 2 इंटू 36, आंसर इज 72। ठीक है जी, ए सीओडी जो है वो बराबर होगा एओ बी के, और एओ बी आपका कितना हो गया 26, तो ये हो गया 72 डिग्री पर। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का, ये आपके पास सॉल्यूशन है, आप इसे आराम से देख सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, चले बच्चे, अब हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा करके मैं इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप नया क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत ना हो। मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप देख लिएगा, या यहाँ पे हम इसे कर देते हैं, चलो यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े बच्चे, चलिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है फिर भी, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बड़े ध्यान से देखना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, हमारे पास ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा के लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और उसके बाद उसने आगे क्या बोला है उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये वाई एक्सिस। ठीक है, चले हम, अच्छा जी, अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो डेटा है ये आपका डेटा 0 से स्टार्ट नहीं है, 440 से है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें क्या डाल दिया, किंक, ये आपका किंक आ गया। अब यहाँ से हम डेटा को स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास हो गया आपका 440, यहाँ पे फिर आपका हो गया 440 से 460, 460 से आपका मेरे बच्चे 480, 480 से 500, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्केल हम यूज करेंगे, कितने का ले लेते हैं हम, 2 का गैप ले लेते हैं, 1 का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, चलिए, और 7। 440 से वो कितना आपके पास बना रहा है, तो उसको थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखिएगा। 440 से 460 तक आपका कितना 2 का है। ठीक है जी, 440 से 4, ये कितना आपका 2 का है बच्चे। ठीक है, चले, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये रहा आपका। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चलिए जी, 460 से 480 आपका 4 का हो गया। यहीं से हम इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे, यहीं से कितना है 4 का है, और ये आपका गया यहाँ तक। ठीक है जी, चले, हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, आप समझ जाइएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका 480 से 450 पे 3 है मेरे बच्चे, यहाँ से हम इसको लेके चलेंगे, और ये 3 आपका हो गया, ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपके हिसाब से रहेगा हिस्टोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद आपका कितना हो गया बच्चे, 500 से 520 पे 5 का हो गया, 500 पे 520 तक आपका 5 का हो गया। ठीक है, चले यहाँ तक। ठीक है जी, उसके बाद आपका कितना हुआ, 520 से 540 तक आपका कितना हो गया 3, तो 520 से 540 तक ये आपका 3 का हो गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से आपका कितना हो गया मेरे बच्चे, 540 से 560 2 का हो गया, 540 से और 560 तक आपका 2 का हो गया। ठीक है, चले, ऐसे ही आपका आया होगा। उसके बाद आपका 560 तक हो गया, 560 से 581, 560 से 581,
ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 580 से 580 से 600 आपका 4 हो गया। 580 से 600 आपका कितना चला गया बच्चे? 4। ठीक है, ये आपका हो गया बार ग्राफ, सॉरी हिस्टोग्राम जो आपने बनाया होगा। इस हिसाब से आपका इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी, चले हम, ठीक है आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, इस आपको यूनिट जरूर लिखनी है उसमें। आपने स्केल कितने का लिया है, 1 यूनिट का लिया है, कितने का लिया है, तो अपना आंसर यहाँ पे चेक कर लेना बच्चे। ठीक है जी, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूंगा। 28 का अपना आंसर आराम से चेक कर लेना बहुत ही ध्यान से। उसने क्या बोला है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस एक क्या है, रेक्टेंगल है। हमने पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल बनाया, ये रहा। ठीक है, इसका हमने नेमिंग कर दी पी क्यू आर एस। ठीक है, इवन आप अपना आप लिख लेंगे, क्वेश्चन में सारे बच्चे लिख भी लेते हैं। इसमें ए बी सी डी आर द मिड पॉइंट्स। ए बी सी डी क्या है, मिड पॉइंट्स है। इसका मिड पॉइंट है ए, इसका जो मिड पॉइंट है वो है बच्चे ए, इसका जो मिड पॉइंट है वो है बी, इसका जो मिड पॉइंट है वो है सी, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है आपके पास, डी। ठीक है जी, अब उसने बोला है तो ए बी सी डी वो किसके, पी क्यू, क्यू आर और आर एस और एस पी के बच्चे, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, तो सो दैट अगर हम इनको ज्वाइन करा जाए, अब अगर इनको ज्वाइन करा जाए, किस किस को, ए बी को और इसको मेरे बच्चे, ए बी को, बी सी को और आपका ए डी को और आपका टीसी को, अगर इनको हमने ज्वाइन करा तो ये प्रूफ करना है कि ये जो है वो एक आपका क्या बन रहा है, रोम्बस। तो ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो टू प्रूफ तो मैं लिख देता हूं जो आपको करना है। टू प्रूफ आपको करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ए बी सी डी को प्रूफ करेंगे एक पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे बच्चे, हमने यहां से एक डायगोनल ड्रॉ करा, किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में ए एंड बी आर मिड पॉइंट ऑफ, ए और बी किस किस के मिड पॉइंट है मेरे बच्चे, पी क्यू एंड क्यू आर के है मेरे बच्चे, मिड पॉइंट है। और ए बी और ए बी, बड़े ध्यान से समझना, जब ये मिड पॉइंट है तो ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, पी आर के, और ए बी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ पी आर बाय पीपीटी, सॉरी एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल, उधर की तरफ से हम आएंगे, इन ट्राइंगल एस पी आर में जो डी है, एंड सी आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किस किस के मिड पॉइंट मेरे बच्चे, पी एस और एस आर, पी एस एंड एस आर के। तो जो डी सी है वो पैरेलल हो जाएगा पी आर के, और डी सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ पी आर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब हम इसका एक और डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला भी, हम ये वाला भी डायगोनल इसका ड्रॉ कर लेते हैं। कि हमने इसका ये वाला डायगोनल भी ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इन ट्राइंगल, या पहले हम एक चीज आपको दिखा देते हैं, चलो पहले देख लो इसमें इन ट्राइंगल। अब कौन कौन से ट्राइंगल में अपने वाला डायगोनल ड्रॉ करा है, तो पी क्यू एस में, क्या क्या मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। पी क्यू एस में ए एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट है, एओडी, एओडी मिड पॉइंट है पी क्यू एंड पी एस के।
तो मेरे बच्चे AD पैरेलल हो जाएगा SQ के, और AD इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ SQ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इन ट्राइंगल, अब हम उधर से आते हैं, RSQ में C एंड B आर midpoint of SR एंड SQ। तो बेटा CB पैरेलल हो जाएगा SQ के, और CB इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ SQ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी। इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 3, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 4। तो बड़े ध्यान से समझना, पहले बहुत ही ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 की पहले हम बात करेंगे। AB पैरेलल है PR के, AB पैरेलल है PR के, और DC पैरेलल है PR के। तो मतलब AB पैरेलल हो जाएगा किसके? DC के, क्योंकि वो दोनों PR के पैरेलल हैं। AB बराबर हाफ ऑफ PR, DC बराबर हाफ ऑफ PR, तो AB बराबर हो जाएगा DC के। ऐसे ही मेरे बच्चे फ्रॉम इक्वेशन किस किस से मेरे बच्चे? इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से AD है ना, हाँ, AD पैरेलल है SQ के, CB भी पैरेलल है SQ के, तो AD पैरेलल हो जाएगा CB के, और AD बराबर भी हो जाएगा CB के। ठीक है मेरे बच्चे। और अगर अपोजिट साइड AB पैरेलल हो गया DC के, और AB बराबर भी है, और AD पैरेलल हो गया BC के, बराबर भी है, तो सो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गई, तो ABCD इज ए क्या बन गया मेरे बच्चे? पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। हमने इसको पहले क्या प्रूफ कर लिया? पैरेललोग्राम। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? रोम्बस। अब क्या करेंगे? अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस बन जाता है। अब कैसे करेंगे भाई? अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। जो PQ है वो बराबर है, नहीं PQ नहीं सॉरी, PR बराबर है SQ के, PR बराबर है SQ के, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल हो गए। अच्छा अब समझो जरा, AB बराबर है हाफ ऑफ PR, DC बराबर है हाफ ऑफ PR, और PR किसके बराबर है? SQ के। मतलब AB बराबर DC बराबर, तो सो जब ये SQ के बराबर हो गए, मतलब ये जब दोनों डायगोनल्स बराबर हो गए, तो जो चीज इसके इक्वल थी वो चीज इसके भी इक्वल हो जाएगी। ये इसके इक्वल था, तो मेरे बच्चे AD बराबर हो जाएगा AB के। मतलब एडजेसेंट साइड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो गई, इक्वल हो गई। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? तो ABCD इज ए रोम्बस। रीजन में आप क्या लिखेंगे? अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सो इट इज ए रोम्बस। बस इतना ही आपको इसमें करना है। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चले हम आगे बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 29 पे। उसने फिगर भी 28 की दे रखी थी, तो वो भी आप उससे भी कर सकते हैं, सिर्फ बिना फिगर के भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अब हम चलेंगे बड़े ध्यान से। 29, अब आप देखिएगा 29 को थोड़ा सा बड़े ध्यान से। ये आपके पास है, ठीक है जी, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ठीक है जी। अब हम अगर बात करें तो, और सॉरी, ये आपके पास है, ऐसे है, ठीक है। अब हम यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहां से इसको ज्वाइन करना है, और यहां से इसको ज्वाइन करना है। ये है आपके पास फिगर, ठीक है। नेमिंग हम कर लेते हैं A B E F C और D, ठीक है जी। चलिए अब बड़े ध्यान से आप देखेंगे, इसमें आपको लाना है ए बी को पैरेलल लाना है, किसके? ई एफ के। ए बी को ई एफ के पैरेलल लाना है। पैरेलल तो कोई चीज तभी हो सकती है या तो कोइंटर एंगल का सम 180 डिग्री हो, या कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाए तो भी इक्वल हो जाएगा।
तो बस इन सब चीज़ों से भी, या फिर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, अब बड़े ध्यान से आप समझना, ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 65 का। ये एंगल कितना है? 150 सॉरी, और ये कितना है? 35। अब देखो पहली चीज है जो आपको गिवन है, गिवन क्या है इसमें? कुछ गिवन है, कुछ गिवन है इन द गिवन फिगर है बस, बाकी कुछ चीज आपको गिवन नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले आप एक काम करिएगा, आपको लाना किसका है? ए बी को पैरेलल ई एफ के लाना है। ठीक है, तो हम उस बारे में पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम पीछे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको हम पीछे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमने इसको एक्सटेंड कर लिया बिल्कुल सीधा। ठीक है जी, अब आप समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल, इसका नाम दे दिया मैंने एंगल 1, का नाम दे दिया बेटा मैंने एंगल 2, और एंगल 2 कितने डिग्री का है? 150 डिग्री का। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू पहले हो जाएगा 180 डिग्री, हो जाएगा। चले बच्चे, तो कैसे? लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 आपको निकालना है, एंगल 2 है 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मेरे बच्चे। तो एंगल 1 बराबर आ गया आपके पास कितना? 30 डिग्री, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से समझो पहले, बहुत ही ध्यान से। अच्छा जी, जब इसका सम 180 डिग्री आ गया तो एंगल, इसका नाम दे दिया तुमने एंगल 3। अच्छा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के हो गया, हो गया। तो ई एफ पैरेलल हो गया सी डी के। ठीक है बेटा, चले हम, बहुत ही ध्यान से समझना। अच्छा, इसका नाम दे दिया तुमने एंगल 4, और इस पूरे का नाम दे दिया तुमने एंगल 5। अच्छा, एंगल 4 बराबर है 65 डिग्री, और एंगल 5 जो पूरा है वो बराबर है 30 प्लस 35 के, वो भी कितना हो गया? 65 डिग्री। तो एंगल 5 भी कितना आ गया मेरे बच्चे? 65। एंगल 4 बराबर हो गया एंगल 5 के। जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो सो जब ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के। बात खत्म। ठीक है जी, बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? ये आप एंगल इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल के ये वाला एंगल निकाल लेते तो भी एंगल इक्वल हो जाते, तो भी इसके डायरेक्ट पैरेलल हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है जी, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, क्वेश्चन आसान है। आप अगर कोई एंगल मानने में दिक्कत हो रही है तो आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 करके भी लेके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसकी मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 की, और 30 के बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। आपका सेक्शन सी इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आराम से समझना बच्चे, क्वेश्चन आराम से समझना, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है जी, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और आराम से देखते रहना। चलिए जी, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के जो डायगोनल्स है, मतलब एक क्या है आपके पास? एक स्क्वायर है आपके पास, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर है। अब उसने बोला इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक तो इक्वल है, ये बात प्रूफ करने हैं, फिर परपेंडिकुलर भी है, एंड द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर भी है, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलिए, तो पहले हमने इसके ड्रॉ करे डायगोनल्स, ये हमने इसके बना लिए डायगोनल्स। ये रे बच्चे, एक डायगोनल इसका ये रहा, और एक डायगोनल बच्चे इसका ये रहा, ये इसके दो डायगोनल्स हैं। अब इसकी हम करेंगे सुंदर सी नेमिंग। ठीक है, चलिए बहुत ही ध्यान से, ए बी सी डी, और ये क्या हो गया आपका पास? पॉइंट ए। पहले हम डायगोनल्स इक्वल लाएंगे, मतलब पहले लाना है ए सी बराबर बी डी के। तो पहले ए सी किस ट्राइंगल में? ए बी सी में, और बी डी किस में? ए बी डी में। इनको पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूं, इन ट्राइंगल सबसे पहले ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी में ए डी बराबर बी सी, अपोजिट साइड्स या साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर।
ठीक है जी, ए बी बराबर ए बी कॉमन, ठीक है जी। चलिए हम, और एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री ईच, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं बच्चे। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया से। तो ए बी, तो ए सी बराबर बी डी, तो डायगोनल्स इक्वल आ गए। पहली बात हमारी प्रूफ हो गई, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब हमें डायगोनल्स को क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए पहले आपको इसको बाइसेक्टर प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले ये वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करूंगा। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी में, ठीक है जी, डी सी बराबर ए बी साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसको नाम 1 दे दो, इसको नाम 2 दे दो। एंगल 1 बराबर एंगल 2 ऑल्टरनेट 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 एंगल्स, ठीक है जी। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ओ सी के बाय किस क्राइटेरिया से, ए ए एस से। तो ओ डी बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी बाय सी पी सी टी, ठीक है जी। ये हो गया कि आपने डायगोनल्स भी तुम इक्वल आपने प्रूफ कर लिए, कि डायगोनल्स भी आप क्या लिया है, इक्वल आप ले आए। मतलब ये वाला डायगोनल इसके इक्वल, ये वाला डायगोनल इसके इक्वल। अब हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी में, ठीक है जी, बहुत ही ध्यान से, ओ डी बराबर ओ बी अबव प्रूव्ड आप कर चुके हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मेरे बच्चे ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और ओ ए बराबर ओ ए कॉमन आपका आ गया, ओ ए बराबर ओ ए ये आपका क्या आ गया, कॉमन, ठीक है मेरे बच्चे। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ओ डी के बाय एस 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 से, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे एंगल 3, इसको मान लेंगे एंगल 4। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 के बाय सी पी सी टी से, ठीक है जी। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, होगा नहीं होगा बेटा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। तो बच्चे ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे, 90 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया, 90 डिग्री। आ गई भाई बात समझ में, एंगल 3 इज 90 डिग्री। तो एंगल 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री, होगा नहीं होगा भाई, एंगल 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मतलब डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर क्या बच्चे, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। तो हमने प्रूफ करा जो डायगोनल्स होते हैं, पहली बात तो वो इक्वल होते हैं, यहां से प्रूफ करा, और यहां हमने प्रूफ करा कि वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई बेटा यहां तक। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना था पेपर में, ठीक है। चलिए जी, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका मेरे बच्चे। अगर आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन नहीं देखा या आपने नहीं है, तो मैं बताता हूँ, ये देखो ये पूरा है। वीडियो को पॉज करो, आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बड़े ध्यान से अब हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 31।
बहुत ही ध्यान से आप समझना। इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E and F are the midpoints of the side AB and CD of the respectively. तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जो ये जा रहा है ये ट्राइसेक्ट कर रहा है किसको, B, किसको कर रहा है, डायगोनल BD को। ठीक है जी, आ जाइए, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या गिवन है पहले आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पहले आपने बनाया, या ABCD आपने यहां पर बनाया, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। आगे उसने बोला E और F आर द मिड पॉइंट्स। E किसका मिड पॉइंट है, E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, E जो है मिड पॉइंट है AB का, और जो F है वो मिड पॉइंट है CD का। F जो है वो मिड पॉइंट है CD का। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट प्रूव दैट करना है, जो लाइन सेगमेंट है इसका मेरे बच्चे, लाइन सेगमेंट AF कोई एक लाइन सेगमेंट है, और एक लाइन सेगमेंट है CE, ये दो लाइन सेगमेंट है। ये डायगोनल BD को, डायगोनल किसको, BD को देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे इनको इक्वल पार्ट लेते हैं Q और P, और ये आपका हो गया AF और वो आपका हो गया C। ठीक है जी, ऐसे हमने बना लिया। थोड़ी आप फिगर ये भी बिल्कुल डिटो सेम बना सकते हैं। तो हमें लाना है DP बराबर PQ बराबर QP। हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका NCERT का ही है, करवा भी चुका हूं क्लास में। DP बराबर PQ बराबर QB आपको लाना है। तो बड़े ध्यान से प्रूफ आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। उस पैरेललोग्राम के बाद हम आगे का काम कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी चीज को इक्वल प्रूफ करना होता है और वहां कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग सकती तो वहां मिड पॉइंट थ्योरम ही लगती है। ठीक है, अब समझो पहले बड़े ध्यान से, ABCD इज ए क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। तो AB पैरेलल भी होगा DC के, और AB इक्वल भी होगा DC के। ठीक है जी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अब E जो है, E इज मिड पॉइंट है ऑफ किसका, AB का। तो मतलब AB जो AE है वो बराबर हो गया हाफ ऑफ AB। ठीक है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। और जो F है इज मिड पॉइंट है ऑफ किसका, DC का। तो CF बराबर हो गया हाफ ऑफ DC। और हम ये चीज जानते हैं ऊपर से, AB किसके बराबर है, DC के। तो इनका हाफ भी बराबर होगा, हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ DC। ठीक है जी, और AB पैरेलल भी है DC के, तो इनका हाफ भी पैरेलल होगा। तो हाफ ऑफ AB पैरेलल हो जाएगा हाफ ऑफ DC के। AB का हाफ कितना तुमने प्रूफ करा, तो AE बराबर हो गया CF के, और AE पैरेलल भी हो गया किसके, CF के। अब इसकी अपोजिट साइड पैरेलल, इक्वल और पैरेलल प्रूफ हो गई है। तो सो AECF इज ए क्या बन गया, पैरेललोग्राम। एक ही अपोजिट पेयर से मैंने उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी, उसको मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब अगर हम बात करें भाई बड़े ध्यान से, अब ये तो पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, तो मतलब ये भी सब चीजें इक्वल हो गई। अब मेरे बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा, अगर हम इसको अब ऊपर ले जाएं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सामने है ही, हमें क्या करना है ये भी आपके पास है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हम चलेंगे पहले पहले हम चलेंगे बहुत ही ध्यान से इस वाले ट्राइंगल, ये पहले इधर से चल लो, इन ट्राइंगल DCQ में F एंड F F F F F F इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, DC का। और जो PF है वो पैरेलल है
क्यू सी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका है, तो इतना पार्ट भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। तो जब ये लाइन जाएगी तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो डीपी बराबर पी क्यू बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, चलें। अब ऐसे ही बच्चे इधर से हम आएंगे, इधर से इन ट्राइंगल ए बी पी में, ए बी पी में जो ई है इज मिड पॉइंट है, जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, इज द मिड पॉइंट है ए बी का, और ई क्यू पैरेलल हो गया ए पी के, मिड पॉइंट है, इसके जस्ट पैरेलल आ रहा है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो बी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू के बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे। इसको बोलेंगे आप इक्वेशन 1, इसको आप बोलेंगे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से dp बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू, तो क्या हो जाएगा dp बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, हैंस प्रूव्ड। ऐसे करना है आपको इसका सॉल्यूशन। यहां तक बताइए बच्चे, कोई बात समझ में नहीं आई तो क्या हम आगे बढ़े? चले जी, चलिए। तो अपना सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चे। तो सॉल्यूशन में गिवन, टू प्रूफ, हर चीज को मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर चीज को अच्छे से मेंशन करना जरूरी है। चलिए बच्चे, अब हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है, अब हम सेक्शन डी की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट x की पावर a अपॉन में x की पावर b उसकी होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर, x की पावर b अपॉन में x की पावर c उसकी होल पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का c स्क्वायर, x की पावर c अपॉन में x की पावर a उसकी होल पावर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस का a स्क्वायर। अब यहां से आप देखेंगे x की पावर a माइनस बी उसकी पावर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो ना विषय हम कर रहे हैं ना, मतलब बेस से में तो डिवाइड होता है, पावर माइनस हो जाएगी, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर, एक्स की पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे बच्चे बड़े ध्यान से, क्या होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी, फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला बन गया बी क्यूब माइनस सी क्यूब की आइडेंटिटी, ये बन गया सी क्यूब माइनस ए क्यूब की, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब, एक्स की पावर 0, आंसर इज 1। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन ये प्रूफ करना था, क्लास में भी हम कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन। चलिए बच्चे, बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 33 की। तो 33 में जो आपको एक बार ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आपने ये ले लिया आपका अपना एक्स एक्सिस, ये आपने ले लिया वाई एक्सिस। हमारी जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बच्चे, 910 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब वाई एक्सिस पे बहुत ज्यादा डेटा आएगा, और आपको जो स्केल यूज करना है तो वो हमने 10-10 का स्केल हमने लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा किंक डाल दिया है ताकि आपका डेटा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां से फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से, मैं इसका बार ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या है मेरे बच्चे, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो कितनी है मेरे बच्चे, 940। तो यहाँ से आपका शेड्यूल कास्ट आपका गया 940 बच्चे, ये आपका चला गया 940। ठीक है जी, चले हम उसके बाद हम बच्चे दूसरा बात करेंगे, आपका शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब वो है आपका 970।
तो शेड्यूल में आपका गया वो 970 बच्चे, ये आपका चला गया 970। ठीक है जी, चले तो बड़े ध्यान से 970, और यहाँ से भी हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अभी यहाँ से ये आपका हो गया यहाँ से 970। ठीक है जी, ये आपका गया 970 बच्चे। उसके बाद आपका क्या है मेरे बच्चे, नॉन एस सी एस टी बच्चे आपके पास 920, नॉन एस सी और एस टी आपके पास है 920। तो ये आपका गया बच्चे 920 बच्चे। ठीक है जी, चलें तो यहाँ तक आपका चला गया 920। उसके बाद बच्चे आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है बच्चे आपके पास 950। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है बच्चे 950। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया 950, ये हो गया आपके पास 950 बच्चे। ठीक है जी, चले हम तो ये आपका हो जाएगा 950 यहाँ तक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है बच्चे वो आपके पास है, पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे पास और थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। ठीक है जी, इस लाइन को भी हम अपनी को आगे तक बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को भी हम अपना आगे तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब आपके पास आ जाएगा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये आपका है 920। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ये आपका है 920 बच्चे। ठीक है जी, ये आपका हो गया नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920। रूलर आपका हो गया 930, फिर आपका रूलर हो गया बच्चे 930। ठीक है जी, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे तक ले जाते हैं। रूलर आपका हो जाएगा 930 बच्चे। ठीक है, ये आपका हो गया 930, यहाँ तक आपका ये रूलर आ गया। और उसके बाद बच्चे आपका वन एंड लास्ट है बच्चे आपका अर्बन। अर्बन का जो है मेरे बच्चे वो 910 है, तो 910 हम ले जाएंगे यहाँ तक 910। ठीक है जी, ये आपका हो गया। इस हिसाब से आपका इसका बार ग्राफ बन जाएगा, और यहाँ पर आप इसमें बॉक्सेस में इनके नाम आप लिख देंगे। तो फर्स्ट जो था बच्चे वो कौन है आपका, शेड्यूल कास्ट, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में एससी उसको लिख लेते हैं। फिर शेड्यूल ट्राइब एसटी हम उसको लिख लेते हैं, बेटा शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नॉन एससी एसटी आपके पास ये हो गया नॉन एससी या एसटी आपके पास। ठीक है बेटा, आपके पास हो गया फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका हो गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेरे बच्चे ये आपका हो गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, उसके बाद आपका हो गया नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बेटा। ठीक है जी, ये आपका हो गया नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा अच्छे से लिख देना उसको। और ये आपका हो गया रूरल, यहाँ पे आपका हो गया रूरल एरिया, और ये आपका हो गया अर्बन एरिया बच्चे। इस टाइप से आपका इसका बार ग्राफ बनेगा। और इसको अच्छा करने के लिए आप इसके ऊपर यहाँ पर इसकी आप रीडिंग भी लिख सकते हो, 940, 970 बच्चे। यहाँ पर आपका हो गया 920, ये आपके पास हो गया 950, ये आपके पास हो गया बेटा 920, ये आपके पास हो गया 930, और ये आपके पास हो गया 910। तो इस टाइप से बच्चे इसका बार ग्राफ आपका बनेगा, ऐसे आप इसका बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसने लिखा राइट टू कंक्लूजन यू कैन यू अराइव फ्रॉम द दिस ग्राफ। आप इस ग्राफ से क्या दो कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 पर बॉयज, ठीक है जी, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे, एसटी जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स बहुत ज्यादा है, और अर्बन एरिया में जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस हिसाब से आप इसमें दो कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलेंगे, बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34 को अब आप समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, उसने क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में, उन्हें बोला द रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर है, एक होलो क्या है स्फीयर, हमने एक होलो स्फीयर बनाया। ठीक है जी, तो हमने ये एक होलो स्फीयर आपका बना दिया, और बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये हमने एक होलो स्फीयर इसमें बना दिया है। ठीक है, ये एक होलो स्फीयर इसको आप मान लो। ठीक है, ये एक होलो स्फीयर है जिसकी इंटरनल रेडियस है और एक्सटर्नल रेडियस है बच्चे। अब इसकी जो इंटरनल रेडियस है, इसकी जो ये इसका सेंटर हो गया, यहां से इसकी ये इंटरनल रेडियस। ठीक है, चले हम, ये इसकी इंटरनल रेडियस हो गई यहां से, और बच्चे ये इसकी एक्सटर्नल रेडियस हो गई यहां से। ये इसकी क्या हो गई, सॉरी इंटरनल रेडियस ये है,
जो हमने पहले बनाई थी वो एक्सटर्नल रेडियस है, ये इसकी एक्सटर्नल रेडियस हो गई, ठीक है जी। और ये वाली इसकी एक्सटर्नल रेडियस है और ये वाली इसकी इंटरनल रेडियस है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इंटरनल रेडियस को आपने मान लिया R1, आपने मान लिया बेटा इंटरनल रेडियस को R1, सॉरी R2 ले लो इसको, और इसको ले लो आप R1, ठीक है जी। और जो आपकी इंटरनल रेडियस है वो आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। इट इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड कोन ऑफ दिस। अब जब हमने इसको मेल्ट करा, अब हमने इसको मेल्ट करा इसको, तो मेल्ट करके इसको हमने एक क्या बना दिया सिलेंडर, इसको हमने मेल्ट करके एक क्या बना दिया सिलेंडर बनाया है। ये हमने इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया, और जैसे ही आपने इसको सिलेंडर बनाया उसकी जो रेडियस है वो आपने कैपिटल R मान ली, इसकी जो हाइट है वो आपने कैपिटल H मान ली। हाइट आपको गिवन है इसमें कितनी है मेरे बच्चे 3 2 6 और 2 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे बच्चे। तो फाइंड द डायमीटर, सॉरी हमने क्या बनाया कोन बनाया अभी, सॉरी हमने कोन बनाया बेटा, हमने सिलेंडर नहीं बनाया, हमने कोन बनाया है। तो ये इसका, ये हमने इससे कोन बना दिया, और इस कोन की जो रेडियस वो आपने कैपिटल R, जो इसकी हाइट है वो हमने कैपिटल H, और जो हाइट है वो कितनी है 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब हमें डायमीटर निकालना है कोन का, तो मतलब हम पहले रेडियस निकालेंगे। अब इसको हमने मेल्ट करके इसमें ये बनाया है, तो मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा मेरे बच्चे सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इक्वल टू होगा मेरे बच्चे वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ कोन के बच्चे, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आउटर स्फीयर में से इनर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर या आउटर स्फीयर भी हम इसे कह सकते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, इनर स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन के चलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है बेटा। अब आउटर स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू में 1/3 पाई R स्क्वायर H बच्चे, ठीक है जी। यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लिया, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर डॉट H कितना आपके पास, सॉरी हाइट कितनी है मेरे बच्चे 8/3, 8/3। यहां से आप 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा 4। R1 कितनी है बेटा आपके पास 5, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, माइनस 3 का क्यूब कितना हो गया मेरे बच्चे 27, 27 इक्वल टू में R स्क्वायर डॉट 8/3, ठीक है बेटा मल्टीप्लाई। अब हम इसकी हम बात करेंगे, तो यहां से आपके पास ये हो जाएगा 4 इंटू में ये आपके पास कितना बचेगा 98 इक्वल टू में R स्क्वायर इंटू में 8 4/3, 4 2 जा 8, 2 से हम ये करेंगे 49, ठीक है जी। तो R स्क्वायर आपके पास आ गया, R स्क्वायर बराबर आ गया 49 इंटू 3, तो बेटा R आपके पास आ गया √49 इंटू 3, तो बेटा R आपके पास आ गया 7√3 सेंटीमीटर। जहां से आपके पास जो डायमीटर है, जो डायमीटर है D वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इसका, तो 14√3 सेंटीमीटर आपके पास आ गई डायमीटर ऑफ ए कोन। ये इसका आपका आंसर रहेगा 14√3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यहां तक आ गया समझ में। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। तो आप अपने वीडियो को आराम से पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है जी, आराम से इसको लिख भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 35 में उसने क्या बोला है, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। उसने बोला इफ द टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है जी। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो आपके पास क्या हैं पैरेलल लाइंस, ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन ये रही बच्चे और एक पैरेलल लाइन ये रही,
अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या करा, इंटरसेक्ट कर दिया। ये ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया इनको, ठीक है जी। अब जैसे ट्रांसवर्स करा बच्चे, तो हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये पैरेलल लाइन है ए बी, ये पैरेलल लाइन है सी डी, ठीक है जी। ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल बाइसेक्टर है। इसका ये बाइसेक्टर एंगल, इसका ये इंटीरियर एंगल के, ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटीरियर एंगल बना रही है उसके जो कौन से एंगल्स हैं, जो इंटीरियर एंगल है उनका हमने क्या किया, बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर जो है वो मेरे बच्चे, उसका जो बाइसेक्टर है वो आपका एक रेक्टेंगल बना रहा है। इस बात को आपको प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है P काउंट आर एस इज ए रेक्टेंगल। उसने बोला ये दो पैरेलल लाइंस है intersected by a transversal line, then prove that bisect of the interior angles form a rectangle। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, आराम से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है, तो आराम से समझना क्वेश्चन को, एक एक चीज कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। और टेक्स्ट में भी हमने पहले क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है जी। गिवन आप लिख लोगे, मैं सीधा टू प्रूफ कर दे रहा हूं, और प्रूफ भी आप लिख लोगे तो मैं सीधा प्रूफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, पहले बड़े ध्यान से हम प्रूफ कर रहे हैं इसको, बहुत ही ध्यान से, आराम से समझना एक एक चीज, ठीक है। चलिए जी, आराम से समझना, प्रूफ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं पहले मैं। चलिए जी, तो बड़े ध्यान से, पहला उसने क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी के, जो चीज आपको गिवन है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है मेरे बच्चे। अब समझो, पहले बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। तो एंगल बी आर पी, तो एंगल बी आर पी बराबर होगा एंगल सी पी आर के, एंगल सी पी आर के ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, मैं शॉर्ट फॉर्म यार यूज कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब बड़े ध्यान से समझना, जब ये एंगल्स इक्वल हैं, जब ये एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है मेरे बच्चे, एंगल्स इक्वल है, और अगर इधर से भी देखा जाए तो एंगल ए आर पी बराबर है एंगल डी पी आर के, डी पी आर के, ये भी ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से, उसने बोला है, उसने आपसे क्या बोला था कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका बाइसेक्टर हो रहा है। तो ये एंगल 1 आपने ले लिया, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पे आपने एंगल 2 ले लिया, ठीक है जी। ये एंगल आपने यहां पे, हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये एंगल आपने 3 ले लिया, ये आपने एंगल 4 ले लिया, यहाँ पे ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, ठीक है मेरे बच्चे। और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल है, बाइसेक्टर, यहाँ पे देखना बाइसेक्टर्स है, तो ठीक है ना। अच्छा जी, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, और एंगल 7 एंगल 8 के है बच्चे, बाइसेक्टर एंगल्स है, ठीक है जी। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब जब ये पूरा पूरा एंगल इस पूरे पूरे एंगल के इक्वल है, तो ठीक है मेरे बच्चे, तो हाफ ऑफ एंगल बी आर पी भी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल सी पी आर के। जब दोनों एंगल इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल। जब दोनों एंगल इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल। अब एंगल बी आर पी का हाफ आपने मान लिया एंगल 2 बराबर सी पी आर का हाफ हो गया मेरे बच्चे एंगल 5, तो एंगल 2 बराबर आ गया एंगल 5 के, एंगल 5 के, तो आर क्यू पैरेलल हो गया मेरे बच्चे एस पी के। ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल ए आर पी बराबर हो गया हाफ ऑफ एंगल डी पी आर के। अब इसका ए आर पी का हाफ हो गया एंगल 3, और डी पी आर का एंगल हो गया हाफ एंगल 8, ये भी दोनों बराबर हो गए। तो मतलब जब ये बराबर हो गए तो इसके हिसाब से आपका क्या, एस आर पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के बेटा, पी क्यू के। तो इसीलिए पी काउंट आर एस इज ए क्या बन गया मेरे बच्चे, पैरेललोग्राम। क्या बन गया भाई, पैरेललोग्राम। तो ये हमने इतना प्रूफ कर लिया कि एक पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है जी। अपोजिट साइड्स आपने पैरेलल आपने इसकी प्रूफ कर दी है।
तो ये आपका बन गया पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के अगर एक एंगल को मैं 90 डिग्री ला दूं तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अब इसको 90 डिग्री में प्रूफ कर देता हूं। तो बड़े ध्यान से आप समझना इसको भाई, बहुत ही ध्यान से। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा मेरे बच्चे। अरे बताओ ना, हो जाएगा। चलें, रीजन बताओ क्या लिखोगे आप, या तो लीनियर पेयर लिख लो इन दोनों का एंगल का यूज करके, या फिर आप लिख लो, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। और एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 3 के, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये भी कितना आ गया आपके पास, 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर आपका कितना हो गया, 180 डिग्री बेटा। तो 2 आपने कॉमन लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके कौन सा बना रहा है एंगल, एंगल एस आर क्यू बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो भाई अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये भी 90, ये भी 90, सब 90 हो जाएंगे। तो सो पी क्यू आर एस इज ए, क्या प्रूफ हो गया मेरे बच्चे, रेक्टेंगल। क्या प्रूफ हो गया भाई आपके पास, रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो बात समझ में यहां तक आपको आ गई। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। चलिए हम आगे बढ़े। चलिए बच्चे, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेक्शन डी ई की तरफ हम चलेंगे। लास्ट सेक्शन है हमारा इस पेपर का, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, आराम से वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चे बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से आ जाइए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36 की, मतलब सेक्शन ई की तरफ अब हम चलेंगे। ठीक है, आ जाइए, सेक्शन ई की तरफ अब हम चलने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 36, पहले हम 36 की तरफ चलेंगे। लक्षद्वीप इन द, क्या है आपके पास, एक आर्किपेलिजियो कंसिस्टिंग ऑफ द 36 आइसलैंड विद एन एरिया ऑफ द 32 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज ए union territory of the India. Student represent a part of its map on the Cartesian plane in this project, this answer the following question based on the above information। पहले की हम बात करें। अच्छा, मुझे जो ना इस फिगर में थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो एक बार मैं क्वेश्चन पेपर भी ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा साफ है, नीट एंड क्लीन है, तो हम क्वेश्चन पेपर भी अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, पहला आपको क्या लिखना है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कद मैथ फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब कद मैथ जो है बच्चे वो आपका है यहाँ पर, ये है कद मैथ। ठीक है जी, यहाँ पर था, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई बच्चे आपका, फर्स्ट का आंसर हो गया 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस से, 3 यूनिट। ठीक है जी, 3 यूनिट। उसके बाद उसने इसमें क्या बोला, इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई, और इट लाई इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका इसका आंसर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, इसके हम सेकंड के आंसर की तरफ अब हम चलेंगे। उन्होंने बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द अगाटी एंड द चिरियम। अगाटी है ये आपका अगाटी है, तो अगाटी के पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ अगाटी, अगाटी का जो कोऑर्डिनेट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है -4,1, -4,1। ठीक है बेटा, यही है आपके पास अगाटी के -4,1, बिल्कुल सही। उसके बाद चिरियम, कोऑर्डिनेट ऑफ चिरियम, आपको चिरियम के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो चिरियम कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं पहले। चिरियम है आपका यहाँ पे, ये है चिरियम, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 4,-2, 4,-2। हाँ जी, ये यहाँ तक सही है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। 3 का पहला पार्ट है, उसने बोला इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बेंजा आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट, है ना। पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके मेरे बच्चे, बैंग्राम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। पहले हम बैंग्राम चले जाते हैं, बैंग्राम कहाँ पर है, बैंग्राम ये रहा अगाटी के ऊपर, ये रहा बैंग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा
-3,3 हमारे अकॉर्डिंग है -3,3 बट वो क्या कह रहा है कि ये है, तो मतलब -3,3 बराबर है 7a+2 कोमा -5b/6 + 5। तो दोनों को कंपेयर कर दो, जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो x वाला x के बराबर होता है और y वाला y के बराबर होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -5/7 और 3 आपका ये हो गया बेटा यहाँ पे -5b/6 + 5 = 3। तो -5b/6 = माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर आ गया 12/5। ये आपकी a और b की बच्चे वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। चलिए थर्ड का हम और वाला पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने और वाला पार्ट भी करा हो, क्या पता। नेम द प्लेस दैट लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट आर देयर कोऑर्डिनेट्स, राइट देयर मिरर इमेज इन y एक्सिस आल्सो। पहले तो नेम द प्लेसेस, प्लेसेस क्या क्या है, द प्लेसेस लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट वो क्या क्या है मेरे बच्चे, वो आपकी दो चीजें हैं, एक करवाती, करवाती, एक करवाटी है मेरे बच्चे, और दूसरा कौन सा है, एंड क्या क्या है मेरे बच्चे, दूसरा है सुहेली, 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 ये हैं बच्चे दो। ठीक है जी, और उसके उसने क्या भी पूछे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स। तो करवाटी का जो कोऑर्डिनेट्स है, करवाटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। वो है आपके पास -2, -2, -1, और जो सुहेली, सुहेली के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या है मेरे बच्चे, वो है आपके पास -3, -2, -3, -2। अब अगर हम इसकी मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बेटा करवाती की मिरर इमेज हो जाएगी, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू y एक्सिस निकालना है, तो ये हो जाएगा 3, नहीं 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 गलत हो गया, ये हो जाएगा बच्चे आपका 2, -1। और अगर आपको सुहेली की निकालनी है मिरर इमेज, सुहेली की, है ना, सुहेली की, तो सुहेली की अगर मिरर इमेज आपको निकालनी है तो इधर चला जाएगा, तो y का कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, जब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, और x का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, -2। ये आपके इसके आंसर्स रहने वाले हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, कि आप क्या करके आए हैं क्या नहीं। चले हम आगे बढ़े, चलिए बच्चे, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी मेरे बच्चे, 37 की। चलिए अब 37 की हम बात करेंगे, ठीक है, आ जाओ। 37 में उसने क्या बोला है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने भी है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डिजाइनिंग रूफ ट्रसेस इन द शेप ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया तो दोनों साइड्स बराबर हो गई। एडेड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन वन सच trusses in the shape of this, two metal rods of the 6 meters each are used to form the two equal sides। जिस जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है मेरे बच्चे आपके पास, ये है आपके पास लेंथ इनकी, चलिए उनकी लेंथ है, अरे हट जा भाई, लेंथ है आपके उनके पास 6 मीटर की। द एंगल बिटवीन द दीज टू साइड्स, उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 40 डिग्री। द इंजीनियर कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स टू द एंश्योर द स्ट्रक्चरल बैलेंस। फॉर एडिशन सपोर्ट ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ ए ट्राइंगल कनेक्टिंग टू द टू साइड्स। ठीक है, चलें। अब उसने क्या करा है, ये देखो आपको फिगर भी उसने बना के दी है, ये मेन स्ट्रक्चर था इस टाइप से, ये पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करी है। ठीक है जी, इन ट्राइंगल एबीसी। अब आ जाओ बड़े ध्यान से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स, पहले रिमेनिंग एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक बात समझो, एंगल ए जहां पर दोनों साइड जुड़ी हुई है वो एंगल ए कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। अच्छा दोनों साइड्स बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के, तो एंगल बी भी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। रीजन आप लिखेंगे साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल बच्चे। ठीक है जी, अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना आपके पास 40 डिग्री, एंगल सी भी बराबर एंगल बी के है, ठीक है जी। तो यहां से आपका आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल बी बराबर 140 डिग्री, तो एंगल बी कितना आ गया 70, तो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 70 डिग्री। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, अदर एंगल्स आ गए। फाइंड एंगल एडी, एंगल एडी ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल, ठीक है जी, ये वाला एंगल एडी। अब देखो जरा, डीई आपको पैरेलल गिवन है बीसी के, तो एंगल एडी बराबर हो जाएगा एंगल एबीसी के, एबीसी के कैसे एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है मेरे बच्चे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एडी भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे आपके पास 70 डिग्री। ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। अब हम अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलें, उसने क्या बोला है, इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग डी, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर आ रहा है, ड्रॉन इज इंटरसेक्टिंग डी एट जी, डी को जी पे बाइसेक्ट कर रहा है एंड बीसी को एफ पे कर रहा है, तो फाइंड एंगल ए जी, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है मेरे बच्चे, ए जी ई आपको एंगल निकालना है। अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है जी। अब जब वो उसका बाइसेक्टर आ रहा है, उस वाले एंगल का बाइसेक्टर आ रहा है, इसका इस वाले एंगल का बाइसेक्टर आ रहा है, तो हमें एंगल चाहिए ए जी ई। अब थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना, ये वाला एंगल आपको निकालना, ये, ठीक है जी। आ जाओ, बहुत ही ध्यान से बात करेंगे। अब देखो जरा, अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 20 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ना बच्चे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलें, आ जाओ, बहुत ही ध्यान से आप समझना, ठीक है। एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर, तो हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो गया मेरे बच्चे 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री, ठीक है जी। और एंगल 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 ए ई जी बराबर होगा एंगल ए सी एफ के, ए सी एफ के, ठीक है जी। कैसे एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए ई जी बी बराबर हो जाएगा ए सी एफ कितने डिग्री का था 70 डिग्री का। अब अगर हम बात करें तो अब इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में ए जी में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो उसका हम नाम लेते हैं एंगल ई ए जी, जो एंगल हाफ है ए का, प्लस एंगल ए जी प्लस एंगल ए ई जी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चे। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पे भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है जी। अब एंगल ई ए जी आपके पास कितना है, ई ए जी 20 डिग्री, ए जी आपको निकालना है, और एंगल ए ई जी आपके पास कितना है 70 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए जी ई कितना प्रूफ हो गया आपके पास 90 डिग्री बच्चे, ठीक है जी। तो एंगल ए जी कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब इसका बी पार्ट अगर हम और करें, किसका, थर्ड का बी पार्ट, अब उसने क्या बोला है, ऐसी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज, ये आ रहा है, तो एंगल एट एफ पर है, देन फाइंड एंगल ए एफ सी, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, या वैसे भी निकाल लो, ये एंगल 20 है, ये 70 है, तो यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो एंगल ए एफ सी भी, एंगल ए एफ सी भी आपका कितना प्रूफ हो जाएगा 90 डिग्री। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब आपने ऊपर वाली बात प्रूफ कर ली, ये दोनों एंगल कैसे हो गए कोरस्पॉन्डिंग, वो एंगल 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ठीक है जी। यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 37 आपका कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूं 38, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है जी। चलिए समझना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है उसने, अर्थ मून इज द ओनली प्लेस बियॉन्ड द अर्थ वेयर द ह्यूमन साई स्टेप फुट, मून इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन सोसाइटी एंड द कल्चरल साइंस सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दिस
उनने बोला द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून, ये हमने बनाया एक मून और ये हमने बनाई बेटा अर्थ, ठीक है जी। ये है मून और ये क्या है मेरे बच्चे, अर्थ। मून का रेडियस आपने मान ली आर एम, रेडियस ऑफ मून, इसकी आपने मान ली आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। उसने बोला है जो डायमीटर है, जो डायमीटर है किसका, मून का, द डायमीटर ऑफ मून डी एम, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून जो है, ठीक है जी, डायमीटर ऑफ मून वो 1/4 है, वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ डी ई के बच्चे। ये चीज आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। डी एम डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू क्या, 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, ठीक है जी। जब ये 1/4 है, ये 1/4 आपको गिवन है, ठीक है जी। अच्छा डायमीटर अगर बात करिए तो डायमीटर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका डीएम कितना हो जाएगा 2rm, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे डीई, वो कितना हो जाएगा 2re। ये होता है ना डायमीटर हमेशा ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का। चलिए जी अब बात करेंगे हम बड़े ध्यान से, नंबर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, उसने क्या बोला है, डी जो है वो बराबर है डीएम के। उसने डी को मतलब डायमीटर ऑफ मून, नहीं डायमीटर ऑफ अर्थ सॉरी, ठीक है, डीई डायमीटर ऑफ अर्थ को उसने डी का नाम दिया है। इफ द डी इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून इन टर्म्स ऑफ डी। ठीक है भाई, निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, बड़ा आसान है, ठीक है जी। आ जाओ, जो रेडियस है मून की वो कितनी है पहले ये बताओ जरा। जो रेडियस है, रेडियस रेडियस रेडियस, जब डायमीटर 1/4 है तो वो भी कितना होगा, 1/4 ही होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ बड़े ध्यान से। अच्छा उसने डी को क्या बोला, डी किसके बराबर है, डी ई बराबर है डी के, और डी किसका डायमीटर है, डी किसका डायमीटर है मेरे बच्चे, अर्थ का। अब यहां से देखो जरा बड़े ध्यान से, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आर ई, ट्वाइस ऑफ आर ई, ट्वाइस ऑफ आर ई। जब डायमीटर ऑफ मून, जब डायमीटर ऑफ मून 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो रेडियस ऑफ मून भी 1/4 होगी रेडियस ऑफ किसके मेरे बच्चे, अर्थ के, ठीक है जी। चलिए जी अब हम जानते हैं रेडियस ऑफ मून बराबर है 1/4 ऑफ दिस। हमें किसके लिए निकालनी है, रेडियस ऑफ मून निकालनी इन टर्म्स ऑफ डी, ठीक है जी। रेडियस ऑफ मून तो आर एम बराबर इतना, आर एम इक्वल टू 1/4, आर ई की वैल्यू कितनी है यहाँ से d/2, तो आर एम इक्वल टू हो गया d/8, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू हो गई d/8 बच्चे, ठीक है जी। आगे बढ़े, हमने यहाँ से किसके लिए डाल दी, आर ई की, आर ई की वैल्यू कितनी यहाँ से देखो जरा d/2, मैंने क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डी निकालना था इसलिए। नंबर सेकंड की बात हम करेंगे, इफ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है जी। आ जाइए बड़े ध्यान से आप समझेंगे, आ जाओ। वॉल्यूम V पहले किस किस का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो VE फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई RE का क्यूब, VM 4/3 पाई RM का क्यूब। अब इनका क्या निकालना, रेशियो V/VM, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, 4/3 पाई RE का क्यूब, 4/3 पाई RM का क्यूब, इससे ये कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून बराबर होगा RE का क्यूब अपॉन में RM का क्यूब। अब उसने यहां पर दिया हुआ है RE जो है 4 टाइम्स है RM के, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, RE कितना है 4 टाइम्स, मतलब इधर चले जाके 4, तो 4RM का होल क्यूब अपॉन में RM का होल क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चे 64, तो 64 RM का क्यूब अपॉन में RM का क्यूब, इससे कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून हो गया 64/1, इनका रेशियो कितना आ गया 64/1, ये आप लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 64/1, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जी, इसका हम बी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अब उसने कहा इनके सरफेस एरिया का भी निकालो भाई, इनके सरफेस एरिया का भी रेशियो निकालना है। तो एस किस किस का, अर्थ और मून, एस ई 4 पाई आर ई का स्क्वायर, एस एम सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई आर एम का स्क्वायर, दोनों का रेशियो एस सी अपॉन में एस एम, 4 पाई आर ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर एम का स्क्वायर, इससे कैंसिल, एस सी अपॉन में एस एम, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ मून, आर ई की वैल्यू कितनी है देखो 4 आर एम है, 4 आर एम का स्क्वायर अपॉन में आर एम का स्क्वायर, यहाँ से आ गया एस सी अपॉन में एस एम इक्वल टू 16 आर एम का स्क्वायर अपॉन में आर एम का स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल, तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे 16/1, तो रेशियो कितना हो गया 16:1। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चे। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं और आराम से आप देखेंगे थर्ड पार्ट को। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड पार्ट, चलिए क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। राइट द एक्सप्रेशन द रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल सेल। ये कोई स्पेरिकल सेल है आपके पास, ये आपके पास कोई स्पेरिकल सेल है, इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है जी, अच्छा अब इसकी आउटर रेडियस कितनी है, आउटर रेडियस मैं यहां लिख देता हूं, आउटर रेडियस कितनी है आर, इनर रेडियस कितनी है मेरे बच्चे, इनर रेडियस, इनर रेडियस, और इनर रेडियस कितनी है स्मॉल आर। हमें इस स्पेरिकल का, स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम निकालना है। तो स्पेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होगा, स्पेरिकल सेल वॉल्यूम, स्पेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्पेयर है 4/3 पाई, पाई रेडियस कितनी है उसकी कैपिटल आर, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, 4/3 पाई कॉमन आ गया, ये हो गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये इसका आपका आंसर रहेगा स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम। इतना ही रहेगा बच्चे इसका आंसर। ठीक है जी, आ गई बच्चे बात समझ में आपको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। आराम से क्वेश्चंस को देख लीजिए, करके देख लीजिए दोबारा, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में और अच्छी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है बेटा, तो जो भी इस पेपर में मिस्टेक करी है उनको अब अगले पेपर में नहीं करना है और अच्छे से तैयारी करनी है नेक्स्ट पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चे।